हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 28 अक्टूबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि स्टेट्स के पास भी यूनिफॉर्म पॉलिसी और लॉ और ऑर्डर होने चाहिए। सेम सेम यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब सेम इक्वल पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए स्टेट्स के पास भी। होम मिनिस्टर कॉल्स फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा ऑन टेरर एंड अदर क्राइम्स। होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि सिर्फ डाटा जो टेरर और अदर क्राइम्स का है वो सिर्फ सेंट्रलाइज होना चाहिए और सारे के सारे लॉ, पॉलिसी और ऑर्डर डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। ईच स्टेट टू हैव ए, हर स्टेट्स के पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए वो 2024 तक, विद पावर्स टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी इन टेरर केस, जो कि अपने स्टेट्स में टेरर केस कोई भी हो तो उस पर क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें। Union Home Minister Amit Shah said on Thursday that states should have a uniform law and order policy as certain crimes such as cross-border terrorism and cyber crimes transits regional and international boundaries. उन्होंने कहा है कि सबके पास इक्वल्स क्या होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, लॉ होने चाहिए, ऑर्डर होने चाहिए, जिससे वो अपने ही जो स्टेट्स में क्राइम्स हो रहे हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है, साइबर क्राइम्स बन रहा है, उसको टैकल कर सकें। मिस्टर शाह सेड दैट बाय 2024 टू काउंटर टेरर एक्टिविटीज ईच स्टेट वुड हैव ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस। हर स्टेट के पास 2024 तक एक अपने स्टेट्स में जो टेररिज्म बढ़ा है उसको काउंटर करने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब हमने इशू तो देख लिया कि सबके पास पॉलिसी, लॉ, ऑर्डर यूनिफॉर्म होने चाहिए। अब इस आर्टिकल में एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो ये एक प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की, यानी कि सिर्फ इसका काम क्या है, ये टेररिस्ट को काउंट करती है इंडिया के अंदर। एजेंसी इज empowered to deal with the investigation of terror related crimes across the state without special permission from the states। एजेंसी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे टेरर की रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे हैं, टेरर से रिलेटेड क्राइम्स। उनके पास स्पेशल परमिशन पहले ही मिल जाती है, उन्हें बिना स्टेट्स के परमिशंस के उन्हें पहले ही स्पेशल परमिशन मिल जाती है। रिटर्न प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्हें रिटर्न प्रोक्लेमेशन मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। एजेंसी कम इनटू एन एग्जिस्टेंस विद द एनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये एजेंसी एग्जिस्टेंस में कब आई? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के द्वारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्या कर दिया, इनेक्ट कर दिया। ऑन 31 दिसंबर 2008 विच वाज पास आफ्टर डेटली 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई। जब 31 दिसंबर 2008 के में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के द्वारा बना दिया। लेकिन इसे पास क्यों किया गया? क्योंकि 26/11 जब टेरर अटैक हुआ था मुंबई में ताज होटल पे, तो उसके बाद इसको क्या करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि टेररिज्म को देखकर टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी था। सच एन अटैक रिवील्ड द फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू ट्रैक सच एक्टिविटीज बाय एग्जिस्टिंग एजेंसी इंडिया। उस टाइम पे कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी, इंटेलिजेंस का फेलियर देखने को मिल रहा था और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को इंडियन जो थी एजेंसीज वो टैकल नहीं कर पा रही थी, ऐसी एक्टिविटीज़ को जो टेरर से रिलेटेड हो रही थी, इसलिए इस एजेंसी को बनाया गया। देयर बाय स्टेबलाइजिंग एनआईए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। एनआईए के ब्रांचेस आपको हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई एंड इम्फॉल में देखने को मिल जाएगी। ये एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट भी मेंटेन करती है। फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल एनआईए के राधा विनोद राजू हैं एंड सर्व्ड अंटिल 31 जनवरी 2010। करंटली दिनकर गुप्ता इसके क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, जो 20 जून 2022 से हैं। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में। एम्प्लॉयज़ के 649 आपको देखने को मिल जाएंगे। एनुअल बजट इसका 182 करोड़ आता है। फेडरल एजेंसी इंडिया के अंदर आती है, इसका ऑपरेशन जुरिडिक्शन भी इंडिया के अंदर आता है। लीगल जुरिडिक्शन की बात करें तो भी इंडिया के अंदर आता है। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, यानी कि किसके अंदर काम करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनरल नेचर इसका फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट, और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली।
तो हमने एनआईए के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। यह आर्टिकल बहुत दिनों से न्यूज़ में है। ये वेरियस न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। तो जो कोयम्बतूर में भी कार ब्लास्ट हुआ था, केस हैंडेड ओवर टू द एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस दे दिया गया है। जो कोयम्बतूर में कार ब्लास्ट हुआ था 23 अक्टूबर में। Agency to register fresh FIR. Decisions comes a day after the Tamil Nadu CM M.K. Stalin recommended an investigation by NIA into the October 23 blast in which a person was killed. जिसके अंदर एक आदमी की क्या हो गई थी, डेथ भी हो गई थी। एजेंसी ने फ्रेश एफआईआर को रजिस्टर किया है। ये डिसीजन कब आया, जब तमिलनाडु के सीएम ने कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के द्वारा होनी चाहिए, जो अक्टूबर 23 में कार ब्लास्ट हुआ था। तो इसके बारे में हमें जानना है क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का थर्सडे में अक्टूबर 27 को क्या कर दी गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कोयम्बतूर कार ब्लास्ट में, और एक एफआईआर को रजिस्टर करेगी। एनआईए एक इंडियन प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, हमने अभी पहले भी पढ़ा है। अराउंड 4:30 AM में अक्टूबर 23 में एक एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ था इनसाइड एन मारुति 800 के अंदर इन कोयम्बतूर तमिलनाडु में। एक्सप्लोशन ओकर्ड नियर द कोट्टाई ऐश्वरन टेम्पल। जो ये एक्सप्लोशन हुआ था, धमाका हुआ था, वो कोट्टाई ऐश्वरन टेम्पल्स के आसपास हुआ था। किलिंग ए 25 years old मैन आइडेंटिफाइड एज जमेजा मोबिन इनकी इसके अंदर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। वो 25 years old थे। ऑन संडे इवनिंग स्टेट डीजीपी शैलेंद्र बाबू रिवील्ड ए टेरर एंगर टू द ब्लास्ट। संडे में इवनिंग में जो स्टेट के डीजीपी हैं उन्होंने बोला है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये टेरर की उसमें हुआ हो। ही सेड दैट nails, marbles and other items usually used for explosion in terror attacks was found in the car। जिस कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर कुछ ऐसे वेपन्स मिले हैं जो कि टेररिस्ट यूज़ करते हैं, टेरर में यूज़ होते हैं, जैसे नेल्स, मार्बल्स और अदर आइटम्स यूजुअली जो एक्सप्लोर्ड होते हैं टेररिज्म के अंदर। Following a search at an Mobin's house was recovered some low-intensive explosion, potassium nitrate, aluminum powder, charcoal, sulfur used in making crude bombs, he said. Based on certain CCTV visuals, police arrested 5 men and booked them under the UAPA। अगर बात करें सीसीटीवी विजुअल्स की, तो पुलिस ने अरेस्ट किए 5 मैन को एंड बुक किए हैं उन्हें अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। कोयम्बतूर कमिश्नर बालाकृष्णन said that and few of them had visited Kerala earlier and that they were questioned by the NIA in 2019। The Tamil Nadu BJP hit out and ruling DMK and Chief Minister M.K. Stalin regarding the issue। जो तमिलनाडु में बीजेपी ने क्या करा है, अभी डीएमके को टारगेट किया है। जो डीएमके वहाँ की पार्टी है, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन को इस इशू के रिगार्डिंग। स्टेट बीजेपी चीफ Annamalai said that the police have to treat the incident as a suicide attack। He added that the TN BJP had written to Home Minister Amit Shah regarding this out and NIA probe into the matter। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु बीजेपी ने लिखा है कि अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि इस केस की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो एनआईए के द्वारा होनी चाहिए। तो हमने देख लिया ये केस जो हुआ था कोयम्बतूर में 23 अक्टूबर में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट एंड कंटेंट्स में दिया गया है। सबसे पहला आर्टिकल सिर्फ हमें रीड करना है और सेकंड आर्टिकल में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आर्टिकल की बात करें तो अभी बीसीसीआई ने मेल और फीमेल क्रिकेटर्स की जो सैलरी है उन्हें सेम अमाउंट देगा। बीसीसीआई 15 lakhs the match fee that Indian women's cricketer will earn from now on for playing test match। यानी कि 15 लाख रुपए मिलेंगे एक विमेंस क्रिकेटर को जो अब से क्या करेगी, एक टेस्ट मैच खेलेगी। एक टेस्ट मैच के 15 लाख मिलेंगे। सेम एज देयर मेल काउंटर पास, उतने ही किसको मिलेंगे, मेल को मिलेंगे। अगर मेल भी एक टेस्ट खेलेगा तो टेस्ट मैच खेलेगा। दे विल अर्न 6 लाख पर ओडीआई एंड 3 लाख पर T20। वो अर्न करेंगे 6 लाख पर ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल और 3 लाख पर T20। द सेम एज मेल क्रिकेटर, मेल को भी इतना ही मिलेगा। इन द लैंडमार्क डिसीजन बीसीसीआई अनाउंस इक्वल मैच फीस फॉर इट्स फीमेल्स एंड मेल्स प्लेयर्स इन ए बिड टू टैकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये सब जो कराया बीसीसीआई ने कि मेल क्रिकेटर को सैलरी मिलेगी एज ए फीमेल क्रिकेटर इक्वल, तो इसलिए कराया कि टैकल हो जाए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके राइट में ही दिया गया है। स्टबल बर्निंग इंसिडेंट इंक्रीज इन पंजाब
फ्रॉम लास्ट ईयर से ज़्यादा अभी स्टेबल बर्निंग देखने को मिली है पंजाब के अंदर। 9% द राइज इन स्टेबल बर्निंग इंसिडेंट इन पंजाब बिटवीन सितंबर 15 एंड अक्टूबर 26। 9% ज़्यादा देखने को मिली, इंक्रीमेंट देखने को मिला है स्टेबल बर्निंग के अंदर जो पंजाब में इंसिडेंट होता है। स्टेबल बर्निंग का मतलब क्या है? अगर कोई ग्रेन जब फसल को काट लिया जाता है तो उसके बाद जो उसके जड़ों में आग लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे स्टेबल बर्निंग बोलते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। In comparison to the corresponding period 2021, total number of farms fires in Haryana has however reduced by 26%। जो टोटल नंबर ऑफ फार्म फायर्स देखने को मिली हैं वो थोड़ी कम हुई हैं 26% से एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। द डाटा वाज रिलीज बाय द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑन थर्सडे। तो हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है? स्टेबल बर्निंग के बारे में पढ़ना है। स्टेबल बर्निंग की बात करें तो एक प्रैक्टिस है जो इनिशियली सेटिंग फायर टू स्टॉप स्टेबल दैट रिमेन्स आफ्टर ग्रेन्स के बाद जो स्टेबल रह जाते हैं उनमें आग लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल बर्निंग बोलते हैं। ये वहाँ की प्रैक्टिस है, ये हर साल होती है। सच एज राइस एंड व्हीट हैव बीन हार्वेस्टेड, टेक्निक इज स्टिल वाइड स्प्रेड टुडे। ये बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से चलता हुआ है इशू स्टेबल बर्निंग को लेकर। इसके इफेक्ट क्या हैं? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला इसका हेल्पफुल इफेक्ट क्या है? चीपर एंड ईजियर देन अदर रिमूवल मेथड, यानी कि इसको रिमूव किया जाए स्टेबल को, उससे ज़्यादा अच्छा है कि इसमें आग लगा दी जाए। चीपर एंड ईजियर है। हैव्स टू कॉम्बैट पेस्ट एंड वीड्स को उससे क्या कर देता है? कॉम्बैट करता है। रिड्यूस नाइट्रोजन टाई अप को ये क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो सोइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। पॉल्यूशन देखने को मिलता है स्मोक से, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर दैट डैमेज द ओजोन लेयर। जो ग्रीन हाउस देखने को मिलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज देखने को मिलती हैं जो डैमेज कर सकती हैं हमारे ओजोन लेयर को। डैमेज टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम फ्लोटिंग थ्रेड्स ऑफ एंड कंडक्टिव वेस्ट। रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग आउट ऑफ एन कंट्रोल, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा आग लग जाए जिससे वो कंट्रोल में ना आए। अल्टरनेटिव क्या है स्टेबल बर्निंग के लिए? अगर हम देखें तो ये बहुत इशू रहता है कि इसका अल्टरनेट क्या है कि हाँ हम आग ना लगाएं स्टेबल में, उसको कुछ अलग तरीके से टैकल कर सकें। तो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज कैन हैव अदर यूजेस भी हैं इसके, जैसे पार्टिकल बोर्ड, बायोफ्यूल से हो सकता है ख़त्म। थ्रू दिस यूजेस कैन स्टिल कॉज प्रॉब्लम्स लाइक इरोजन एंड न्यूट्रेंट लॉस। लेकिन इनसे भी इरोजन देखने को मिलेगा सोइल के अंदर, न्यूट्रिएंट लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन पॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा इन मेथड से। किससे? बायोफ्यूल से और पार्टिकल्स बोर्ड से। स्पेयरिंग एन एंजाइम्स विद डिकम्पोज टू एन स्टेबल इनटू एन यूजफुल फर्टिलाइजर इंप्रूव द सोइल अवॉइड्स एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी इससे कम देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।